नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं लोक गुरु क्लास पर। और आज से हम 10वीं क्लास यूपी बोर्ड के लिए मैथ शुरू कर रहे हैं और आज पहला चैप्टर शुरू करेंगे वास्तविक संख्याएं, जिसमें हम प्रश्नावली पढ़ेंगे 1.1। सभी सवाल इस तरह से होंगे जैसे आप क्लास में बैठे हों। तो पहला सवाल आपके सामने है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो हम अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। सबसे पहले ये समझ लें कि ये अभाज्य संख्या क्या होती हैं। अभाज्य संख्या तो भाई ऐसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। हम इस डेफिनेशन को दूसरी तरह से भी पढ़ सकते हैं, जैसे वे संख्या जिनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड हों, जिनमें एक गुणनखंड संख्या स्वयं हो और एक गुणनखंड एक हो, ठीक है, उन्हें हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 2। अब मुझे बताओ 2 आप किससे डिवाइड कर सको? या तो 1 से या 2 से, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं कर सको। 3 है, 3 आप किससे काटोगे? या तो 1 से या 3 से। 5 है, 5 किससे डिवाइड करोगे? या तो 1 से या 5 से, ठीक है। ऐसे ही 7 है, 7 के बाद 9 और इसके बाद 11 है। आप मुझे बताओ 9 अभाज्य संख्या है? तो आप बोलोगे जी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है और भाई 9 से भी डिवाइड है। तो 1 से और 9 से डिवाइड होती केवल तो ये अभाज्य थी, लेकिन ये तो 3 से भी डिवाइड है, इसलिए ये अभाज्य नहीं है। तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 और 7 से अगली अभाज्य संख्या 11 होती है। तो मुझे उम्मीद है कि अभाज्य संख्या आप समझ गए होंगे। अब हम अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन का फर्स्ट जो है वो है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड करो। तो अभाज्य गुणनखंड पूछे है ना, तो अभाज्य संख्या से ही डिवाइड करेंगे इसे। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करके देखें। 2 अभाज्य भी संख्या है और 2 से ये 140 डिवाइड भी है। तो 2 सत्ते 14 और 0। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 35 बार। फिर आप 3 से देखेंगे, 3 से डिवाइड नहीं है तो 5 से डिवाइड करें। 5 से 5 सत्ते 35। फिर 7 से डिवाइड करें। कंप्लीटली संख्या पूर्णतः डिवाइड है। अब हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे 2 गुणा 2। भाई ये जिनसे हमने डिवाइड करी हैं उन्हीं को हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। फिर इसके बाद है 5 गुणा 7। हम जानते हैं कि गुणा में घात जोड़ती हैं जब बेस बराबर हों, बेस समान हों। तो यहाँ देखो बेस आधार समान है, 2 और प्रत्येक संख्या की पावर 1 होती है, 1 को लिखा नहीं जाता है। तो आप देखोगे कि गुणा में घात जुड़ जाएंगी तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 2 और गुणा 5 गुणा 7। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हुए 140 के। अब देखो पहले सवाल का सेकंड है 156 के अभाज्य गुणनखंड करो। तो 156 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे? भाई 2 से डिवाइड है ये, हाँ। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर आप 2 से डिवाइड कर सकें, 2 तिया 6 और 2 निम 18। फिर 3 से डिवाइड कर सकें, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर 13, 13 से ही डिवाइड होगा, 13 एकम 13। अब अभाज्य गुणनखंड क्या बने? तो आप लिखोगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब भाई यहाँ पे 2 के 2 गुणनखंड है तो पावर हर जगह कितनी है? 1। और गुणा में घात जोड़ जाएंगी तो 1 पावर ये 1 पावर ये, तो 2 की पावर क्या लिखोगे? 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये अभाज्य गुणनखंड बने हमारे 156 के। क्वेश्चन फर्स्ट का ये थर्ड सवाल है, कहता है 3825। अब हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो भाई अभाज्य गुणनखंड जब हम इसके करेंगे तो हमें पता है कि पहले हम अभाज्य संख्या से काटेंगे। तो पहली अभाज्य संख्या 2 है, 2 से ये नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? 2 से विभक्त होने का नियम है कि संख्या का इकाई अंक यूनिट डिजिट या तो सम हो, 2, 4, 6, 8 या 0 हो। तो 2 से तो ये कटने वाला है नहीं, तो हम 3 से देख लें। भाई 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 बचे 22, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। 3 से डिवाइड हुआ। फिर 3 से देखें एक बार, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर 3 से देखें एक बार, 3 से अब डिवाइड नहीं है, अब 5 से डिवाइड करेंगे
तो 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25। फिर 5 से डिवाइड करें तो 5 से ये 17 बार, और फिर 17 से डिवाइड करें, 17 एकम 17। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे? तो आप लिखोगे भाई 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। तो अब यहाँ देखो पावर यहाँ एक एक है 3 की, तो आप लिखोगे 3 की पावर 2 गुणा, यहाँ 5 दो बार है ना, 2 गुणनखंड है 5 के, तो 5 की पावर हर जगह एक एक है, गुणा में घात जुड़ जाएंगी, तो 5 की पावर क्या लिखोगे 2 और गुणा 17। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हुए 3825 के। क्वेश्चन पहले का चौथा पार्ट है, कहता है कि 5005 इसके अभाज्य गुणनखंड करो। तो भाई इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे सब। तो सबसे पहले हमें पता लग रहा है कि ये 5 से ही डिवाइड होगी संख्या, तो 5 एकम ना जाने कि 0 0 और 5 एकम। अब इसके बाद 5 से तो ये डिवाइड है नहीं, तो हम 7 से देख लें। 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौक 28, 2 बचे, 7 तिया 21। अब इसके बाद ये 11 से डिवाइड है, तो 11 एकम 11, 3 बचे, 11 तिया 33, और अब ये 13 से डिवाइड है, 13 एकम 13। तो इसके जो गुणनखंड होंगे क्या होंगे? तो 5 गुणा 7 गुणा 11 और गुणा 13। यहाँ कोई भी गुणनखंड 2 बार नहीं है, कोई भी संख्या 2 बार नहीं है, तो अब पावर वावर जोड़ने का कोई सिस्टम है नहीं, तो इसका आंसर यही होगा। क्वेश्चन 1 का 5वां सवाल है, कहता है 7429 के अभाज्य गुणनखंड बताओ। तो भाई इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सवाल है, और इसमें कहता है कि 26 और 91 इसका एचसीएफ और एलसीएम ये ज्ञात करो, और ये बताओ कि इन दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, सबसे पहले हम इनके गुणनखंड कर लें। जैसे ये 26 है, तो अगर आप 26 के गुणनखंड करोगे तो 2 से ये 13 बार, और फिर 13 से 1 बार। इसके बाद आप 91 के गुणनखंड करेंगे, तो भाई 7 से काट लें, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, फिर 13 से काट दें, 13 एकम 13। तो अगर हम एचसीएफ की बात करें, चलो मैं यहीं पे लिखता हूँ इसे, एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होगा? देखो दोनों संख्याओं में जो नंबर बड़े से बड़ा हो और कॉमन हो वो एचसीएफ होगा। तो आप मुझे बताओ 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो 13 कॉमन नंबर है। एचसीएफ का मतलब ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों जगह कॉमन हो, बड़े से बड़ा गुणनखंड हो, वही एचसीएफ है। तो यहाँ इन दोनों में मतलब 13 कॉमन है, तो हम 13 लिख देंगे, ये तो हमारा एचसीएफ है। अगर मैं बात करूँ एलसीएम की, तो आप मुझे बताओ एलसीएम क्या होगा? तो सबसे पहले एलसीएम में कॉमन वाला तो आप लेना ही है, तो कॉमन वाला नंबर तो 13 है गुणा, इसके बाद जो भी नंबर हैं वो सब हमें लेने हैं, कॉमन जो है वो भी लेना है, जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है। तो यहाँ 2 भी और 7 भी, ये दोनों संख्या लेंगे हम, तो 7 गुणा 2। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 सत्ते 91, और 91 की जब 2 में गुणा करेंगे तो 2 9 दूने 18, ये 182 हमारा एलसीएम हुआ। अब उसने कहा है अभी आप ये बताना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो मान लो ये संख्या ए है और ये संख्या बी है, तो हम एक नियम बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, किताब में ही है कि ए गुणा बी, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM, ठीक है। तो पहली संख्या हमें बताइए भाई 26 और दूसरी संख्या बताइए 91 बराबर। अब देखो HCF क्या है 13 गुणा LCM क्या है 182, ठीक है 182। एक तो यह है कि आप इनकी गुणा करके देखें, पूरी कंप्लीटली गुणा ही करें, तो गुणा करोगे तो भाई बड़ी समस्या आएगी। दूसरी ये है कि मैं इनको फैक्टर में लिखूं, जैसे ये 26 है तो इसे मैं लिख सकूं 2 गुणा 13 लिख सकें ना। अच्छा इसे क्या लिख सकें 91, तो आप बोलोगे जी इसे लिख सको आप 13 गुणा 7 या 7 गुणा 13। अब इधर देखो 13 ज्यों का त्यों लिख दें, और इसे हम क्या लिख सकें
तो इसे हम लिखेंगे, सबसे पहले 13 से काट दें, 13 एकम 13 और यानी एक गुणनखंड तो इसका 13 होगा, 13 के बाद एक गुणनखंड होगा इसका 7 और एक गुणनखंड होगा इसका 2। भाई यही वाले तो गुणनखंड होंगे एलसीएम में, एलसीएम इनकी गुणा करके तो आया है। अब आप देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, इसके बाद 13 2 जगह है, इधर 13 यहाँ भी 2 जगह है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, दोनों जगह 7 है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है। लेकिन आप यहाँ भी गुणा करके देखें और यहाँ भी गुणा करके देखें, ठीक है, गुणा करके देख लेंगे। इस तरह से आप गुणनखंड ना कर पाएंगे, तो आप दोनों जगह गुणा करके देख लेंगे, तो इन दोनों की गुणा इस दोनों संख्याओं के गुणनफल के ही बराबर होगी। चलो अब ये सेकंड है दूसरे का। तो इसमें ये कहता है कि 510 और 92, ये हमें 2 युग्म दिए हैं संख्याओं के और इनमें एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने हैं और फिर पिछले सवाल की तरह हमें ये देखना है। तो सबसे पहले हम इनके गुणनखंड कर लें। 510 के अभाज्य गुणनखंड करें तो सबसे पहले 2 से काट लें, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। इसके बाद फिर 5 से डिवाइड कर लें, वैसे 3 से भी डिवाइड है ये, तो 3 से डिवाइड कर लें, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। अब हम इसे 5 से डिवाइड कर लें, तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब 17 से डिवाइड कर लें एक बार। इसके बाद में हम देखेंगे 92 के गुणनखंड। तो 92 के गुणनखंड क्या होंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखें, 2 चौका 8 और 2 छिक्के 12, फिर 2 से ये 23 बार, इसके बाद ये 23 से ही डिवाइड होगा एक बार। अब आप इसके एचसीएफ बनाओगे, तो एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ होगा कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर यहाँ है क्या, तो भाई एक तो 2 है दोनों जगह, तो आप 2 लिख देंगे। क्या और भी कोई संख्या कॉमन है, तो आप कहोगे जी और कोई कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ तो केवल 2 ही है। अब आ जाओ बात करेंगे एलसीएम की। तो एलसीएम क्या होगा, तो सबसे पहले कॉमन नंबर तो हमें लेना ही है 2। भाई 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन तो लेंगे ही लेंगे। अब इस 2 जो कॉमन है, इसके बाद 1 2 यहाँ भी है, ये भी लेंगे हम। इसके बाद यहाँ 23 है, ये भी हम लेंगे, और ये 3 5 17 ये सब लेंगे। 3 भी रखेंगे, 5 भी रखेंगे, 17 भी रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा जी, यहाँ पे बचा 23, ये भी रखेंगे। तो ये सब संख्या रखेंगे। और अब हम जब इनकी गुणा करेंगे, 23 46 0, ठीक है। तो ये हमारा हुआ एलसीएम। अब देखो ये संख्या हमने मानी ए और ये मान ली बी। तो हमने अभी देखा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उनके एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है। तो भाई पहली संख्या कितनी है 510, दूसरी संख्या कितनी है 92, बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना है हमारा 2 और एलसीएम कितना है हमारा 23 46 0, ठीक है। तो जब आप इन दोनों संख्याओं की गुणा करोगे, एलसीएम और एचसीएफ की, और फिर इनके दोनों संख्याओं की गुणा करोगे, तो ये दोनों वैल्यू बराबर आएंगी। आप गुणा करके देख लें, 2 से जब गुणा करेंगे 0 और 2 छिक्के 12, 1 2 चौक 8 और 1 9, 23 दूनी 40। तो ये 40 92 0 है, और इनकी भी आप गुणा करोगे तो ये भी 40 92 0 ही होगा। तो 2 संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ एलसीएम के गुणनफल के बराबर ही होता है। चलो जी, सवाल नंबर 2 है, उसी का पार्ट तीसरा है। कहता है 336 और 54, इनके पहले एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो और फिर वही पुरानी प्रक्रिया दोहराओ। तो हम सबसे पहले इसके फैक्टर करें। तो अगर मैं 336 के अभाज्य गुणनखंड करूं, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12 और 2 अट्ठे 16। फिर आप 2 से डिवाइड करें, 2 अट्ठे 16, 2 चौक, फिर 2 से 2 चौक और 2 दूनी, फिर 2 से देखें भाई एक बार, तो ये आ जाएगा 21। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 और 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। अगर आप 54 के फैक्टर करोगे
तो 54 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो भाई देखो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से डिवाइड कर लें, 3 निम 27, फिर 3 से 3 तिया और फिर 3 से एक बार। ठीक है, अगर हम बात करें इनके HCF की तो HCF क्या होगा, इन संख्याओं का HCF क्या होगा, तो सबसे पहले ध्यान दें ये दोनों जगह कॉमन है तो HCF में रखेंगे गुणा। अब मुझे बताओ क्या 3 है, हाँ 3 है, एक 3 कॉमन है दोनों जगह तो एक 3 भी रखेंगे। क्या इसके अलावा 2 और 3 के अलावा कोई और नंबर कॉमन है, आप बोलोगे जी नहीं है, नहीं है तो गुणन ये HCF फिर यही होगा, 3 दूनी 6, तो इन संख्याओं का HCF हुआ 6। अब हम बात करें LCM की, LCM क्या होगा, तो सबसे पहले जो कॉमन है वो हम रख लें, तो एक तो 2 कॉमन है दोनों जगह, एक 2 रख लेंगे, एक 3 कॉमन है दोनों जगह, अब एक 3 रख लेंगे। तो पहले तो हम कॉमन वाले तो लेंगे ही लेंगे LCM में, और कॉमन के अलावा जो भी नंबर है ना दोनों तरफ जो भी गुणनखंड है कॉमन के अलावा वो सब शामिल करेंगे। तो इधर देखो अभी हमारे 2 के बच्चे 3 गुणनखंड और एक 7, तो अगर हम यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 7, भाई 3 2 के अंक हैं लिख दिए और एक 7 है। इधर देखो ये दोनों शामिल कर लिए, यहाँ पे एक 3 है फिर दूसरा भी 3 है। अब इनकी जब आप गुणा करोगे सबकी तो हमें मिलेगा भैया ये 3024 गुणा करने पे LCM क्या मिलेगा 3024। ठीक है, अब फिर वही प्रक्रिया दोहरानी है हमें, भाई पहली संख्या A दूसरी संख्या B दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, HCF गुणा LCM, HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। तो पहली संख्या हमारी क्या है जी, आप बोलोगे पहली संख्या जी 336, दूसरी संख्या क्या है 54, HCF क्या है 6 और LCM क्या है 3024। तो अगर मैं 6 की यहाँ पे गुणा करूँ तो आप करो 6 की गुणा, भाई 6 चौक 24, 2 और 6 दूनी 12 और 2 14, 14 के 14 करो और 6 तिया 18, तो 18 144। एक बार पुनः देखें, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 तिया 18। जब आप यहाँ गुणा करोगे ना 336 और 54 की तो यहाँ भी 18 144 ही आएगा, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है सदैव। आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात करने हैं तो सबसे पहले आप 12 के अभाज्य गुणनखंड करें। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करें 6 बार, फिर 2 से डिवाइड करें 3 बार और फिर 3 से डिवाइड करें 1 बार। फिर आप 15 के अभाज्य गुणनखंड निकालें, भाई 15 3 से काटेंगे 3 पंजे 15 और फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। फिर आप 21 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 21 3 से काटें 3 सत्ते और फिर 7 से काटें 1 बार। तो सबसे पहले आप HCF लिखेंगे, HCF क्या होगा, तो जो नंबर इन तीनों में कॉमन हो, तो एक देखो आप 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो HCF में एक तो 3 होगा। क्या 3 के अलावा यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं है, ठीक है भाई 2 यहाँ है लेकिन इन जगह पे नहीं है, यहाँ 5 है और बाकी 5 नहीं है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है। तो जो अंक कॉमन है हर जगह पे, जैसे यहाँ 3 था, यहाँ 3 था और यहाँ भी 3 है, तो हम 3 को HCF में शामिल करेंगे और कॉमन के अलावा जो नंबर बचे उन्हें HCF में छोड़ देंगे। ठीक है, तो HCF हुआ इसका 3। अगर हमें पूछे कि इसका LCM क्या होगा, तो LCM में कॉमन तो आप रखेंगे ही रखेंगे, जो नंबर कॉमन है सबसे पहले वो रखेंगे। अब कॉमन के बाद जो यहाँ नंबर बचे, देखो 2 गुणा 2 ये बचे, 2 गुणा 2, इसके बाद यहाँ पे क्या बचा जी 5, तो आप लिखेंगे 5 और फिर 5 के बाद यहाँ पे क्या बचा, तो आप बोलोगे जी 7। तो अगर आप इनकी गुणा करो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60 और 60 की 7 में गुणा करोगे तो 6 सत्ते 42 यानी 420। तो 420 इसका हो जाएगा LCM। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का ये दूसरा पार्ट है। इसमें कहता है कि 17, 23 और 29 इन सब के
आप HCF और LCM ज्ञात करने हैं गुणनखंड विधि से। चलो, अगर आप ये चीज़ समझ में आ रही हैं तो भाई एक लाइक करने में तो कुछ जा ही नहीं रहा। इसके बाद कमेंट्स में आप अपनी हकीकत बात बताएंगे कि आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और इसके बाद अगर आप इस वीडियो को अपने किसी एक ऐसे साथी पर शेयर कर दें जो 10th क्लास में पढ़ रहा हो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो ये हम देखेंगे भाई। तो पहले 17 के गुणनखंड करें, तो 17 के बाद गुणनखंड करेंगे। आप मुझे बताओ 17 किससे डिवाइड है? आप बोलोगे जी 17 तो 17 से ही डिवाइड है, तो 17 के हो गए। अब आप 23 के गुणनखंड करोगे तो 23 तो 23 से ही डिवाइड है ना, 23 से कम 23। और 29 के देखोगे तो 29 भी 29 से ही डिवाइड होगा, 29 से कम 29। तो आप देखो सबसे पहले HCF निकालो। HCF क्या होगा? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप मुझे बताओ 17, 23, 29, ये तो कोई कॉमन है नहीं, तो फिर कॉमन क्या है यहाँ पे? 1, 1, 1। यानी जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, यानी ये तीनों संख्या किसी एक संख्या से नहीं कट रही, तो फिर किससे कट रही हैं? वो 1 से। ठीक है, 1 से ये सब डिवाइड हैं, तो इनका HCF क्या होगा भैया? 1। HCF तो हुआ 1। अब आई बात LCM पे, तो LCM क्या होगा? LCM होगा हमारा, कॉमन तो इसमें कोई है ही नहीं, तो फिर 17, 23 और 29 की गुणा करो। 17 गुणा 23 और गुणा 29। तो अगर आप ये देखोगे ना, गुणा करोगे, कर लो, तुमसे पहले मैं कर दूँ वैसे। 11, 33, 9 आएगा। अब ये तीसरा सवाल है, मतलब तीसरे सवाल का तीसरा ही पार्ट है। कर दोगे आप इसे सॉल्व? अगर समझ में आए तो वीडियो यहीं रोक के इसे सॉल्व करके भेजो कमेंट्स। ठीक है, चलो अब मैं समझा दूं, बाई चांस कोई गलती कर दो, हाल तो आप गलती करोगे ना, इतना तो आप जान गए। अब आ जाओ भाई 8 के फैक्टर करो। कर दोगे? 2 से 2 चौक को 8, फिर 2 से 2 दूनी, और फिर 2 से एक बार। 9 के आप जब फैक्टर करोगे, और 9 के फैक्टर मतलब जब हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो कैसे होने चाहिए? प्राइम, अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। ये 3 से ही कटेगा जी, 3 तिया 9, और फिर 3 से एक बार। इसके बाद है भाई ये 25। 25 कैसे डिवाइड करोगे आप? 5 से। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब आप सबसे पहले HCF ज्ञात करें। HCF क्या होगा? तो भाई मुझे यहाँ बताओ, यहाँ 2 2 है, यहाँ 3 3 है, यहाँ 5 5 है। कोई नंबर कॉमन है? नहीं है। तो जब कोई नंबर कॉमन नहीं हो तो फिर ये तो कॉमन है सब में 1, तो आप बोल दोगे जी इसका HCF क्या है? 1 है। जब कोई संख्या के फैक्टर करने पे, गुणनखंड करने पे, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा संख्याओं के गुणनखंड करें और उनमें कोई नंबर कॉमन नहीं हो, तो फिर उसका HCF 1 होता है। अब आ जाओ बात LCM की। तो भाई कॉमन कुछ नहीं है, तो आप इन तीनों 2 को शामिल करेंगे LCM में। चलो, तो मैं भाई यहाँ जगह थोड़ी कम है, गुणा करके लिख रहा हूँ। 2 दूनी 4 दूनी 8। इसके बाद ये दोनों 3 शामिल करेंगे, 3 तिया 9, और इसके बाद भाई 5 पंजे 25। अब इन तीनों की गुणा करो, 8 की, 9 की और 25 की। तो ऐसे कर लो भाई, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, और 200 की 9 में गुणा करोगे तो 1800। तो इस संख्याओं का LCM होगा 1800। तो क्वेश्चन नंबर ये 4 है, और बहुत अच्छा सवाल है। कहता है HCF किसका? तो यहाँ पे हमें 2 संख्या दी हैं, 306 और 657। ये 2 संख्याओं का HCF 9 है। हमसे कह रहा है इन दोनों संख्याओं का LCM बताओ। तो भाई अभी हमने पढ़ा है कि अगर ये पहली संख्या A है और दूसरी संख्या B है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप बोलोगे A गुणा B, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है साहब? HCF गुणा LCM के बराबर है। तो पहली संख्या क्या है हमारी? आप बोलोगे 306। दूसरी संख्या क्या है? तो आप बोलोगे 657।
बराबर HCF कितना है तो आप बोलोगे 9 और LCM कितना है तो आप बोलोगे फाइंड आउट करना है। तो LCM की जगह पे हम LCM रख दें। अब गुणा में है संख्या तो दाएं बाएं जो भी नंबर जिससे कटे काट दें। तो अगर मैं यहाँ देखूँ 7 5 12 और 6 18, 9 से कट जाएगा तो 9 से ये काट लें पहले। 9 7 63, 9 7 63, 2 बचे और 27 हो गए, 9 तिया 27, 73 बार 22 33 8 और ये क्या आया है निकल के LCM। ठीक है, गुणा आप करके देख लियो यही होगा। तो इसने ये कहा है कि n की वैल्यू तो कुछ भी हो सके, कुछ भी रख सकें हम, और फिर जब हम इस संख्या है सॉल्व करेंगे तो क्या इस संख्या का समापन एंड 0 पे हो सके। तो भाई देखो कौन सी संख्या का समापन या एंड 0 पे होगा। अगर कोई संख्या है और उसका एक इकाई अंक या समापन 0 पे होता है तो उसमें एक गुणनखंड 2 गुणा 5 ये जरूर होगा। कोई भी संख्या जिसमें अंत में 0 आ रही हो, जिसका समापन 0 से हो रहा हो, तो उसमें ये 2 फैक्टर जरूर होंगे, 2 गुणा 5, ये 2 अभाज्य गुणनखंड जरूर होंगे। ठीक है, तो किसी संख्या के समापन में 0 लाने के लिए एक गुणनखंड 2 गुणा 5 होना आवश्यक है। क्या 6 में ये गुणनखंड हैं तो आप 6 के गुणनखंड करोगे 2 गुणा 3, 6 के गुणनखंड बनना है हमारे 2 गुणा 3। तो 6 के अभाज्य गुणनखंडों में कम से कम एक बार भी 2 गुणा 5 सम्मिलित नहीं है, अतः 6 की पावर n का समापन 0 से नहीं होगा। तो ये रहा इसका व्याख्यात्मक सॉल्यूशन। तो ये कहता है हमसे कि जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये और ये दोनों संख्या भाज्य हैं। तो भाज्य क्यों हैं ऐसा हमसे कहता है। तो पहले हम इसे सॉल्व करें। देखो पहले हम इनकी गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद फिर हम इसे 13 जोड़ेंगे इसमें। तो गुणा करने का भैया प्रावधान हमारे पास ये है कि जब यहाँ हम इन्हें तीनों की गुणा करें तो 1 नंबर मिलेगा हमें, सही है, और 1 नंबर ये है ही है, 2 नंबर है, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे। तो मुझे आप बताओ कि दोनों जगह पे 13 है या नहीं है। तो आप बोलोगे जी 13 तो है, तो क्यों ना फिर हम 13 कॉमन ले लें दोनों जगह से। जैसे ही मैंने 13 कॉमन ले लिया तो आप बताओ यहाँ पे क्या बचा। तो आप बोलोगे जी 7 गुणा 11 बचा और गुणा 1 बचा। अब यहाँ बीच में प्लस है, प्लस कॉमन का मतलब है कि आप भाग दे रहे हैं। तो इस पूरे में 13 से भाग दिया हमने तो 13 से 13 कैंसिल आउट, और 13 से जब यहाँ भाग देंगे तो ये भी एक बार। अब आप देखोगे 13 11 सत्ते 77, 77 एकम 77, 77 प्लस 1 तो ये कितने बन गए 78। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 13 गुणा 78। अच्छा अब इधर आओ, चलो अभी इनकी गुणा कर लें, गुणा कर लें। तो जैसे हम गुणा करेंगे 13 अट्ठे 104, हासुल 10 लग जाएंगे, और 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। जब हम ये जोड़ेंगे तो ये बने हमारे 1014। इसके बाद इधर आएंगे हम, यहाँ पे देखो 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो हम 5 कॉमन ले लें। और जब हम 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा जी 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 1। ठीक है, ये बचा। अब हम इनकी गुणा करें तो अगर गुणा करें तो 7 6 42, 42 और 42 दूनी 84, 42 दूनी 84, 7 6 42, 42 दूनी 84 और 4 3 12, 12 तो 12 चौक 48, 4 और 12 अट्ठे 96, 96 और 4 पूरे हो गए 100। ठीक है, तो 1008 एकम 1008 प्लस 1 तो ये बन जाएगा 5 गुणा 1008 और 1 9, 1009। अब इनकी गुणा करो तो 9 पंजे 45, 9 0 0 सॉरी 9 पंजे 45 और 5 0 0 और 5 एकम 5, 5045। अब हमें बताना है कि ये दोनों संख्या जो आई हैं
ये अभाज्य क्यों हैं, सॉरी ये भाज्य क्यों हैं, अभाज्य नहीं है, भाज्य क्यों हैं। ठीक है, भाज्य हैं दोनों। क्यों भाज्य हैं? हमने सबसे पहले जब शुरुआत करी तो आप पे बताया था कि अभाज्य संख्या कौन सी होंगी, अभाज्य संख्या कौन सी होंगी। तो वहाँ मैंने दो डेफिनेशन बताई, जो संख्या स्वयं से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो वो हमारी अभाज्य संख्या होगी, प्राइम नंबर होगी, पहली बात। दूसरी मैंने बताई, जिस संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड हों और 1 गुणनखंड वो संख्या स्वयं ही हो। ठीक है, अब यहाँ मुझे बताओ, एक तो ये 1 से कट जाएगी, 1014 1 से डिवाइड है, 1 से तो सब संख्या है जहाँ, एक ये 1014 से डिवाइड है। क्या इसके अलावा, इन दोनों के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड नहीं है? 2 से ये डिवाइड नहीं होगा? बताओ आप। तो भाई ये 2 से भी डिवाइड होगा, तो कम से कम इन 3 संख्याओं से तो डिवाइड है ही है। अभाज्य संख्या के तो केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, इसके कम से कम 3 तो है ही रहे ना, ज़्यादा तो और भी होंगे, 3 तो कम से कम है ही रहे, इसलिए ये अभाज्य नहीं है, भाज्य है। इसी तरह से यहाँ देखो, 1 गुणनखंड तो इसका 1 है ही है, 1 गुणनखंड ये संख्या स्वयं 5045 स्वयं है 1 गुणनखंड। क्या ये 5 से डिवाइड नहीं है? इकाई अंक 5 है तो ये 5 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, तो इसके भी 3 गुणनखंड आ रहे हैं निकल के, और जब किसी संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड आवे निकल के तो वो अभाज्य नहीं होगी, क्या होगी? भाज्य होगी। ठीक है, तो ये दोनों संख्या हमारी कैसी हैं? भाज्य हैं। क्यों हैं भाज्य? क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं। तो इन दोनों बच्चों में एक तो है सोनिया, सोनिया इस वृत्ताकार पथ की 18 मिनट में एक चक्कर पूरा लगा देती है। दूसरे हैं रवि भाई साहब। ठीक है, रवि 12 मिनट में पूरा एक चक्कर लगाता है इस वृत्त का। ठीक है, देखो इस तरह से ये खेल मैदान है वृत्ताकार। अब इस पर ये सोनिया भी यहाँ है और रवि यहाँ है, यानी एक ही जगह पे हैं और एक ही दिशा में घूमेंगे, एक ही दिशा में दौड़ेंगे, एक साथ दौड़ेंगे। तो सोनिया तो 18 मिनट में एक चक्कर लगाएगी और ये रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाएगा। तो ये कहता है कि कितनी देर बाद ये दोनों फिर एक ही जगह पे मिलेंगे। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना, तो 18 और 12 जो भी यहाँ हमें समय दे, इसका एलसीएम ले दो भाई। तो अगर आप 18 और 12 का एलसीएम ले दें तो ये सवाल सॉल्व है। तो एलसीएम लेने की तो बहुत सारी विधि हैं। एक तो वही विधि है जो आप गुणनखंड विधि से कर सको। दूसरी विधि भाई ऐसे हैं कि आप 2 से काट लो, 2 से 9 बार और ये 2 से 6 बार। फिर अगर 2 से काटोगे तो 9 तो ना कटे, लेकिन ये कट जाएगा 3 बार। फिर 3 से काट लें, 3 तिया और 3 एकम, और फिर 3 से 1 1। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लें, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो ये 36 मिनट बाद सोनिया और रवि एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर पुनः मिलेंगे। अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और किसी अपने जैसे भाई बंधु पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, आगे इसी तरह से आपको वीडियो मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया। नमस्कार।